12th क्लास स्टूडेंट्स। बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। Hello everyone, a very warm welcome to our channel. This side Swati Bhatia, biology mentor. I hope you all are doing good. And बच्चों, हम आप सभी के लिए माइंड मैप की सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के माइंड मैप प्रैक्टिस कराए जाएंगे। यस, आप सभी को पता है बच्चों कि माइंड मैप की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि बच्चों, एग्जाम टाइम पे आप एक एक लाइन तो पढ़ नहीं सकते हो एनसीईआरटी की, तो माइंड मैप की हेल्प से क्या होगा कि आप अपने चैप्टर को 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लोगे। और यहाँ अगर आप आए हो ना बेटा, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि बिना याद करे यहाँ से ये चैप्टर आप जाओगे नहीं। ये चैप्टर आज मैम आपको याद करा के ही भेजेगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो कौन कौन रेडी, जल्दी बताओ। यस, सारे बच्चे रेडी है। देखो भाई, एक बात बता दो बेटा, सिर्फ बायोलॉजी के नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी माइंड मैप आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आप खुद से लिखकर चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको याद नहीं होगा। जो मैं बोलूंगी, जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी, वो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, खुद से भी लिखने हैं, मेरे साथ साथ लिखने। लिखोगे कि नहीं, जल्दी बताओ, लिखोगे ना? यस, तो रेडी हो जाओ, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, पेपर ले लो, जो मन करे ले लो। बस जो जो मैं बोलती जा रही हूँ, जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, साथ के साथ लिखते रहो। ठीक है, बार बार, एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीसरी बार आप लोगों से बन जाएगा। हर चैप्टर के बनाने हैं ताकि चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाए। माइंड मैप की हेल्प से सारी चीजें, हर एक टॉपिक आपका माइंड में सम अप हो जाएगा ताकि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो रेडी हो सारे बच्चे? यस, रेडी हो सारे? चलो अब अपना माइंड मैप स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करें बेटा अगर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, कौन बताएगा रिप्रोडक्शन क्या होता है? कितनी इजी सी डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यस कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब एक बात बताओ, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? यस और नो? नो, बिल्कुल भी नहीं है भाई। जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर रहा तो वो मर जाएगा, क्योंकि भाई लाइफ प्रोसेस तो वही प्रोसेस होते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। कि अगर डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा तो वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा। पर अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो मर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है भाई। ठीक है, पर ये जरूरी है। लाइफ प्रोसेस नहीं है पर रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन से एक स्पीसीज कंटिन्यू रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो क्या उनकी स्पीसीज फिर भी चलती रहेगी? नहीं। यस, एक टाइम पर आकर ह्यूमन बीइंग्स की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस तो नहीं है, पर ये एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है भाई, लिखो साथ साथ, लिख रहे हो सारे बच्चे? यस, आगे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो अब देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा वर्ड दे रखा है। ठीक है बहुत छोटा सा, पर वो समझना बहुत जरूरी है। क्या है? लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा हुआ और जब तक मरा, ये जो बीच का पीरियड है इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आ गई बात समझ में? आ गई? यस, साथ के साथ बताते रहे मैम को कि मैम यस, साथ के साथ डेफिनेशन क्लियर हो रही है हमारी। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या एक ऑर्गेनिज्म अगर छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा ही होगा? और क्या एक ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा है, मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा? बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, सही बोल रहे हो आप लोग। जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेट विद देयर साइज। कि भाई हम एक बात बताओ, क्या हमें हमारे लाइफ स्पैन के बारे में पता है कि हमारा लाइफ स्पैन कुछ दिनों का है या फिर कई सालों का है? नहीं पता ना। तो इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है भाई, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म छोटा है या फिर यूनिसेलुलर है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। सही बात है ना। देखो, अब ये कुछ दिनों का भी हो सकता है और कई हजार साल तक का भी हो सकता है। सही बात है। अब एक बात बताओ, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है भाई रिप्रोडक्शन, क्योंकि नॉन लिविंग तो करते ही नहीं है रिप्रोडक्शन। सही बात है। आगे बात समझ में, इतनी बात आ गई। यस, चलो भाई, अब एक बात बताओ, कितने तरह का होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता है दो तरह का। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात आई कि नहीं आई समझ में? जल्दी बताओ। साथ साथ याद हो रही है चीजें? हो रही है ना सारी चीजें याद, साथ साथ याद? बस यही चाहिए, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। चलो सबसे पहले करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो भाई बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है या बाईपेरेंटल होता है? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है भाई। क्या इसमें वेरिएशन आता है? क्या इसमें वेरिएशन आते हैं? भाई इसमें वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई? क्लोन्स बनाते हैं, जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, सुन लो, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। यस, फोकस सिर्फ इधर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, बगल बगल में नहीं देखना है, सिर्फ मुझे देखना है। मुझे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो होते हैं क्लोन्स। और क्लोन्स कैसे होते हैं भाई? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? यस। क्या इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है? नहीं होता भाई, नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। आगे आ जाओ। देखो भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप का होता है, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक, पर साथ के साथ लिखते जाओ। ठीक है, साथ के साथ लिखते जाना है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहला होता है भाई स्पोरुलेशन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, यानी स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होना, उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब इसका एग्जांपल मुझे कौन बताएगा? जल्दी से लिखकर बताओ, इसका एग्जांपल मुझे कौन बताएगा कि भाई स्पोरुलेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? चैप्टर तो पढ़ लिया होगा ना भाई, तभी तो माइंड मैप बना रहे हैं। यस यस राइट, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, जो कि क्या है भाई? फंजाई है। अब क्या मुझे बताओ, एल्गे भी स्पोरुलेशन शो करते हैं? जल्दी बताओ भाई। एक तो फंजाई का एग्जांपल दे दिया हमने, डेफिनेशन भी पढ़ ली भाई। स्पोरुलेशन क्या होता है? एसेक्सुअल मेथड है जिसमें स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया भाई ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या है भाई? ये ऐसी फंजाई है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, किसकी हेल्प से? स्पोर्स की हेल्प से। इसको राइजोपस, ठीक है, राइजोपस भी नाम बोल सकते हो इसका। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, मुझे जल्दी से बताओ कि क्या एल्गे भी स्पोरुलेशन शो करते हैं? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? यस, सही बच्चों, सही पकड़े, सही पकड़ो। एल्गे भी स्पोरुलेशन करते हैं, और आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। नाम बता दो उसका, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। यस, हेमाइटोमोनास है ना, डोमिनोज मत लिख देना, डोमिनाज है कभी डोमिनोज लिख दो। ठीक है भाई, एल्गे का भी एग्जाम्पल हो गया और फंजाई का भी एग्जाम्पल हो गया कि भाई ये दोनों स्पोरुलेशन शो करते हैं, यानी स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक एसेक्सुअल मेथड हो गया। यस, दूसरे पे चलो। दूसरा हो गया भाई बाइनरी फिजन। अब बच्चों देखो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाइनरी फिजन क्या होता है? जिसमें एक पेरेंट बॉडी, ठीक है,
एक पेरेंट बॉडी डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। एक यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, फिजन होता है 2 तरह का, यहाँ पे आप फिजन भी लिख सकते हो। फिजन होता है 2 तरह का, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। फिजन, बाइनरी फिजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, इसका एग्जाम्पल होगा, कौन बताएगा जल्दी बताओ, बाइनरी फिजन का एक एग्जाम्पल बता दो जल्दी से। यस, अमीबा। ठीक है, बाइनरी फिजन का एक एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, अमीबा हो गया। अब अगर बात करें मल्टीपल फिजन की, अभी बाइनरी फिजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मल्टीपल फिजन क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है भाई, जिसमें एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाती है, जिसका एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे, बाइनरी का तो हो गया भाई अमीबा। जल्दी से लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। यस, प्लाज्मोडियम, सही बोले बच्चे, सही बोला, प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है भाई, प्लाज्मोडियम। क्लियर है, क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ, दोनों पार्ट क्लियर है फिजन के, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। स्पोरुलेशन क्लियर है, यस, चले आगे। चलो, अब बात आती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी एक बॉडी पार्ट का रिन्यू हो जाना, ठीक है, या फिर रीजनरेट हो जाना। जैसे मान लो आप लोगों के घर में भी वो छिपकलियां देखी होंगी आपने, और जो छिपकली की पूंछ कट गई तो वहां पर एक नई पूंछ ग्रो हो जाती है, किसकी वजह से होती है भाई, रीजनरेशन की वजह से। तो रीजनरेशन के एग्जाम्पल क्या होंगे, लिखो सारे, अपने आप लिखो जल्दी जल्दी। यस, लिजार्ड और फ्लैटवर्म, और एक और बता दो, जल्दी बताओ। यस, प्लेनेरिया। राइट 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 राइट। चलो आगे चले आगे। बडिंग, बडिंग क्या होता है भाई, देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका एग्जांपल बता दो मुझे, सबसे पहले तो इसका एग्जांपल बता दो, कौन बताएगा, यस जल्दी बताओ। सही, ठीक है, वेरी गुड। बडिंग का एक एग्जांपल हो गया हाइड्रा, और एक एग्जांपल हो गया ईस्ट। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बडिंग होता क्या है। बेटा देखो, बडिंग का मतलब होता है बर्ड्स की हेल्प से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाना। जैसे मान लो ये आपका एक हाइड्रा है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक हाइड्रा है, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बर्ड ग्रो कर जाएगा, ठीक है, और जब ये बर्ड मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। भाई कब तक पेरेंट के ऊपर बोझ बन के बैठा रहेगा, कभी तो मैच्योर होगा, कभी तो डिटैच होगा। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। क्लियर है, सही बात है। अब बात आती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, सारे हो गए भाई, स्पोरुलेशन क्लियर है, बाइनरी फिजन क्लियर है, रीजनरेशन, बडिंग, इतना हम लोगों को क्लियर है। अब आगे चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। देखो भाई बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसका मतलब कि प्लांट्स के सोमैटिक पार्ट का यूज करके एक नया प्लांट बना देना, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई क्या नहीं भाई, बात समझ में आई? कैसा पार्ट बेटा, सोमैटिक पार्ट का यूज करके एक नए प्लांट को ग्रो कर देना। चलो अब इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल लिखते हैं। कौन बताएगा, वाटर हियासिंथ के केस में बता दो मुझे, वाटर हियासिंथ के केस में बता दो। अभी इतने मैं पीछे देखूं, मुझे लिखे हुए मिलने चाहिए एग्जाम्पल। यस, वाटर हियासिंथ के केस में राइट, ऑफसेट, वेरी गुड। चलो जिंजर के केस में बता दो बच्चों, जिंजर के केस में बताओ सारे। यस राइट, राइजोम्स। पोटैटो बता दो बेटा, आलू, पोटैटो 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 के केस में हो गया आई। ये तो मैंने बता दिया, तरस खा लिया तुम लोगों पे, ठीक है। चलो अब आता है बेटा नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग, भाई एग को फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं होती, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है एक अडल्ट में, ठीक है।
अनफर्टिलाइज्ड एग जब डेवलप हो जाए अडल्ट में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, जिसका एग्जांपल्स क्या हो गया, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं, ये तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। यस, सही बोले बच्चे, सही बोले भाई, सही बोले, आंट्स, ठीक है। दूसरा बीज, ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं गैम्यूल फॉर्मेशन पे, ठीक है। इतना सारा हम लोगों ने कवर कर लिया कि भाई स्पोरुलेशन, बायोडिफिजन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पार्थोजेनेसिस, ये सारे किसके टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। अब बात आती है गैम्यूल फॉर्मेशन की। गैम्यूल फॉर्मेशन क्या होते हैं बेटा, गैम्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि गैम्यूल्स क्या होते हैं। बेटा देखो, गैम्यूल्स एक कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। गैम्यूल्स एक कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनसे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म गैम्यूल्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, गैम्यूल फॉर्मेशन, यानी गैम्यूल्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करना। अब इसका एग्जांपल मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताओ। यस, इसका एग्जांपल कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या करता है भाई, गैम्यूल फॉर्मेशन करता है। हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर। चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, चलो। अब वही बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई, बाइपेरेंटल है, यानी इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इसमें वेरिएशन भी आता है और इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है भाई, गैमेट्स का फॉर्मेशन इनमें होता है। अब देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 इवेंट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन बेटा, इसके अंदर 2 इवेंट्स आते हैं। कितने इवेंट्स आते हैं, साथ में बोलो मेरे। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 इवेंट्स आते हैं। सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है भाई, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना। भाई जब गैमेट बनेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, जब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमेट, मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट बन गए, मेल के गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट बन गए। भाई अब ये ट्रांसफर होंगे, यानी जो मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे आती हैं 2 चीजें। कितनी चीजें आती है यहाँ पे, 2, यानी भाई प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में। अब भाई एनिमल्स तो मोटाइल है, सही बात है ना, एनिमल्स तो मोटाइल है, तो उनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। क्यों, जो मेल है, मेल के जो गैमेट्स हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फीमेल जो एनिमल्स हैं उनके अंदर गैमेट ट्रांसफर को बोलते हैं भाई इंसेमिनेशन, ठीक है। यानी जो मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे। भाई प्लांट तो है वो इमोर्टाइल है, सही बात है ना, प्लांट्स क्या है, इमोर्टाइल है। तो इस केस, प्लांट्स के केस में क्या बोला जाता है भाई, प्लांट्स के केस में बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब गैमेट भी बन गए, गैमेट का ट्रांसफर भी हो गया। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि भाई जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होंगे, और ये किस केस में देखा जाता है भाई, एक्वेटिक ऑर्गन और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके केस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पर इसमें क्या होता है भाई, ये सेफ होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो बच्चे जो एग होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज एग होता है, उनको बहुत खतरा रहता है कि भाई उनके जो सराउंडिंग में एनिमल्स है उन्हें खा ना जाए, तो भाई ये क्या होगा, उस बच्चे की जान चली जाएगी। यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें भाई फ्यूजन तो हो गया, फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट। क्या बना,
जाइगोट। दूसरा क्या है भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या है भाई एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है भाई, देखो अब मेरे बच्चों देखो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। साथ में बोलो कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ओविपेरस और वीवीपेरस। ओविपेरस होते हैं भाई जो फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करते हैं, ठीक है, यानी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, वीवीपेरस क्या होते हैं भाई कि ये एक जायगोट को, एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं, यानी पूरा जितना भी डेवलपमेंट होगा उसका फीमेल बॉडी के अंदर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, जल्दी बताओ, ह्यूमंस ही हो गए, ठीक है, एनिमल्स। और ओविपेरस का आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दिखाओगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। सही बात है भाई, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। जब भी मुझे पता चलेगा भाई मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर हम लोगों ने रिकॉल कर लिया, आ गया सारे बच्चों को समझ में। पूरा एक चैप्टर हमने थोड़ी सी देर में रिकॉल कर लिया, सब है यहाँ पर, सब जो इंपॉर्टेंट है सब है भाई। सही बात है ना। तो बच्चों हमारा एक चैप्टर का माइंड मैप हम लोगों ने कर लिया। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट माइंड मैप के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।